Now we'll see section 356, power of NCLT to declare डिसोल्यूशन। उसने जो डिक्लेयर किया था, डिसोल्यूशन ऑर्डर पास किया था, एनसीएलटी के पास पावर है कि वो ऑर्डर को वो वॉइड डिक्लेयर करे, बट कौन से बेसिस पे करेगा, कब करेगा, हम लोग आगे देखते हैं। कंपनी लिक्विडेटर और एनी इंटरेस्टेड पर्सन डिसोल्यूशन ऑर्डर पास करने के 2 ईयर्स के अंदर अंदर एनसीएलटी को अपील करता है डिसोल्यूशन को वापस लेने के लिए, तो एनसीएलटी आफ्टर कंसिडरिंग देयर एप्लीकेशन, एनसीएलटी में पास एनी ऑर्डर एज इट थिंक फिट, उसको जो ठीक लगता है वो ऑर्डर पास करेगा। लेकिन जो भी ऑर्डर वो पास करेगा, जो भी पिटिशनर्स है, पिटिशनर यहाँ पे कौन है, कंपनी लिक्विडेटर या जो भी कोई भी पर्सन रहेगा, तो ऑर्डर पास करने के बाद पिटिशनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एनसीएलटी ने जो ऑर्डर पास किया तो वो ऑर्डर विदिन 30 डेज आरओसी को फाइल करना चाहिए। आई होप समझा होगा। Now we will see section 326, overriding preferential payments। जब कंपनी लिक्विडेटर पेमेंट्स करेगा तो वो ऑर्डर में सबसे पहले ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट, जो भी लोग हैं सबको पेमेंट करने से पहले कंपनी लिक्विडेटर वर्कमैन्स का जो भी ड्यू है वो पहले क्लियर करेगा, सिक्योर क्रेडिटर्स का जो भी ड्यू है पहले वो क्लियर करेगा, बाद में जो पैसा बचेगा वो बाकी सबको जो भी पेमेंट्स है वो करेगा। ओवरराइड, सबको ओवरराइड कौन करेगा, सबको ओवरराइड कौन करेगा, वर्कमैन्स एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। रैंक परिपसु पेड इन फुल, उसको जितना भी पैसा उन लोग को पे करना है पूरा पैसा उनको पे करना पड़ेगा। अगर जो भी पैसा कंपनी लिक्विडेटर को मिला, अगर वो पैसा कम पड़ता है तो ये जो उनके पास जो अवेलेबल है अमाउंट उनको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करके थोड़ा इनको देना पड़ेगा, थोड़ा इनको देना पड़ेगा। दैट शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। अगर मेरे पास अभी 10,000 मिला है तो वर्कमैन्स को 5,000 जाएगा एंड सिक्योर क्रेडिटर्स को भी 5,000, इक्वल इन इक्वल प्रोपोर्शन। अगर उसकी कंपनी लिक्विडेटर्स के पास जो भी पैसा है वो पूरा नहीं होता है तो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 327, प्रिफरेंशियल पेमेंट। इन लोग को पेमेंट करने के बाद 326 वर्कमैन्स को सिक्योर क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद ये लोग आएंगे सेक्शन 327 वाले। फर्स्ट है ग्रुप आरटीसी। आरटीसी मीन्स रेवेन्यू, रेट्स, टैक्सेस, सेसेस, कुछ भी पेंडिंग है टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी तो पहले वो पेमेंट करना पड़ेगा। हॉलीडे, एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन, अगर कोई एम्प्लॉय का ड्यूटी टर्मिनेट होने के बाद तो वो पेमेंट करना पड़ेगा। ईएसआई का कंट्रीब्यूशन है 12 मंथ्स तक बिफोर वाइंडिंग अप तो वो पेमेंट करना पड़ेगा। एनी अमाउंट एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 वो पेमेंट करना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड, एनी अदर फंड टू एम्प्लॉयज़, ये सब पेमेंट करने पड़ेगा। ये कब आएगा, इन लोग के बाद। इन लोग को पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा वो इन लोग में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। We will see section 328 fraudulent preference। इसका मतलब होता है वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट होने के 6 मंथ्स पहले कंपनी ने कोई भी क्रेडिटर को पेमेंट किया होगा या कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया होगा या कोई डिलीवरी किया होगा तो वो फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, कंपनी वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट होने के 6 मंथ्स पहले कंपनी ने कोई भी क्रेडिटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया होगा, गुड्स का डिलीवरी किया होगा या पेमेंट किया होगा तो दिस ट्रांजैक्शन शुड बी ट्रीटेड एज फ्रॉडुलेंट। लेकिन कब ट्रीट किया जाए, कंडीशन रखा ट्रिब्यूनल ने, वॉलंटरीली खुद के हिसाब से खुद से किया कंपनी ने तो फ्रॉडुलेंट माना जाएगा बिकॉज कंपनी ने फेवरेटिज्म यहाँ पे दिखाया। लेकिन कंपनी के ऊपर किसी का प्रेशर था, ये कंपलसरी था, अगर वो नहीं करेंगे तो उसके ऊपर सिविल या क्रिमिनल सूट आने का चांसेस है तो वो फ्रॉडुलेंट नहीं माना जाएगा। नाउ सेक्शन 333, डिस्क्लेमर ऑफ ऑनरस प्रॉपर्टी बाय लिक्विडेटर। ऑनरस प्रॉपर्टी मतलब सीज टू बी एन एसेट बिकम्स लाइबिलिटी। पहले एसेट था, अभी लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एसेट पड़ा है लेकिन अभी उसको सेल करना मीन्स बहुत बड़ा हेडेक है तो इट बिकम्स माय लाइबिलिटी, तो वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑनरस प्रॉपर्टी। तो कंपनी लिक्विडेटर कोई भी प्रॉपर्टी को ऑनरस डिक्लेयर करने से पहले
कंपनी लिक्विडेटर मस्ट ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम NCLT, वो भी कभी विदिन 12 मंथ्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करने के 12 मंथ्स के अंदर अंदर अगर कंपनी लिक्विडेटर को कोई भी प्रॉपर्टी ऑन रिस्क डिक्लेयर करना है तो 12 मंथ्स के अंदर अंदर NCLT का परमिशन लेना पड़ेगा। नाउ वी विल सी सेक्शन 339 फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फ्रॉडुलेंट मैनर में कंडक्ट हो रहा है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, क्रेडिटर, कंट्रीब्यूटर में अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। तो एप्लीकेशन देने के बाद वाइंडिंग अप प्रोसीजर में ऑफिशियल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटर्स उनको लगता है कि बिजनेस कैरिड विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स ड्यूरिंग वाइंडिंग अप प्रोसीजर में क्रेडिटर्स को, कंट्रीब्यूटर्स को डिफ्रॉड करने का कोशिश किया गया तो ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है उन लोग के एप्लीकेशन से, तो ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास करेगा एंड जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस मिसकंडक्ट उनको पर्सनली लायबल करेगा। उनका लिमिटेशन, लाइबिलिटी का लिमिटेशन क्या होगा, दैट विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी का कोई लिमिट नहीं होगा। Now we will see section 340 recovery of damages from delinquent persons or officers. Delinquent person means officer में आगे देखते हैं। सपोज ऑफिशियल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, क्रेडिटर या कंट्रीब्यूटर वाइंडिंग अप होने के 5 ईयर्स के अंदर अंदर NCLT को एक एप्लीकेशन देते हैं। कौन कौन देने का क्या एप्लीकेशन होगा, या प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर, कंपनी लिक्विडेटर हैज़ बीन गिल्टी ऑफ मिसफिजेंस और मिसअप्लाइड और रिटेन मनी और प्रॉपर्टी। वाइंडिंग अप के प्रोसीजर में, वाइंडिंग अप जब चल रहा था तब प्रमोटर ने, डायरेक्टर ने, मैनेजर ने, ऑफिसर ने, कंपनी लिक्विडेटर ने जो भी अथॉरिटी दिया गया उसका मिसयूज़ किया, या जो कंपनी का प्रॉपर्टी है, जो भी मनी है उसको छुपा लिया, कंपनी का प्रॉपर्टी को छुपा लिया, या वो कंपनी के मनी को मिस अप्लाइड किया, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, क्रेडिटर या कंट्रीब्यूटर दोनों इनों में से कोई भी NCLT को एप्लीकेशन दे सकता है 5 ईयर्स के अंदर अंदर, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होने के 5 ईयर्स के अंदर अंदर। तो NCLT अगर उसको लगता है कि एप्लीकेशन जस्टिफाइड है तो NCLT एक ऑर्डर पास करेगा। जो भी लोगों ने ये सब रखा था, या प्रॉपर्टी रखा था, मनी रखा था, उनको ऑर्डर देगा कि जितना भी पैसा है उनको कंपेंसेशन, NCLT को कंपेंसेशन करे। नाउ सेक्शन 344 बीइंग वाउंड अप टू बी मेंशन्ड इन ऑल कम्युनिकेशन एंड लेटर। वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होने के बाद कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी का कोई ऑफिसर, रिसीवर, मैनेजर जो भी कम्युनिकेशन या लेटर इशू करेंगे वो लेटर्स में उनको मेंशन करना पड़ेगा कि कंपनी इज़ बीइंग वाइंडिंग अप। अगर उन लोगों ने मेंशन नहीं किया तो जो लोगों ने भी इशू किया लेटर या कम्युनिकेशन कुछ भी इशू किया, जो लोगों ने भी इशू किया उनको पनिशमेंट रहेगा 50,000 to 3 लाख। सेक्शन 347 डिस्पोजल ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी। जैसे ट्राइब्यूनल बोलेगा उनके अकॉर्डिंगली, उसके डायरेक्शन से अकॉर्डिंगली कंपनी लिक्विडेटर कंपनी का बुक्स एंड अकाउंट जो भी पेपर्स है उसको डिस्पोज करेगा। डिस्पोज करने के बाद 5 ईयर्स तक, ऑर्डर पास करने के 5 ईयर्स तक नो वन रिस्पॉन्सिबल एंड नो पर्सन कैन क्लेम इंटरेस्ट इन दोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पेपर्स। Now section 350 company liquidator to deposit monies into scheduled bank. This is under section 350. Now इसमें क्या लिखा है, कंपनी लिक्विडेटर को जो भी पैसा मिलता है कंपनी का एसेट सेल ऑफ करने के बाद, कोई भी वे से पैसा मिलता है तो कंपनी लिक्विडेटर का फ़र्ज़ बनता है कि जो भी पैसा मिला वो शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करें। अगर उनको शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट नहीं करना है, कोई और बैंक में करना है, तो ये भी परमिशन दे सकते हैं NCLT, लेकिन उसको एप्लीकेशन पहले देना पड़ेगा। अगर कंपनी लिक्विडेटर 5,000 से ज़्यादा 10 डेज से ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा मोर देन 10 डेज अपने पास पैसा रखता है तो कंपनी लिक्विडेटर को जितना भी 5,000 से अगर सपोज में 6,000 रखा तो एक्स्ट्रा कितना रखा 1,000, तो एक्स्ट्रा 1,000 के ऊपर
कंपनी लिक्विडेटर को जितना डेज उसने रखा, 10 डेज से ज़्यादा जितना भी डेज उसने रखा पैसा, 12% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। लायबल टू पे एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, लेकिन ये पैसा उसके पास रिटेंशन करके रखने का जो भी डिफ़ॉल्ट हुआ, जो भी उस कंपनी को फेस करना पड़ेगा, उसका कंपेंसेशन भी कंपनी लिक्विडेटर को करना पड़ेगा। नो लास्ट सेक्शन 352, कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट अकाउंट। ये अकाउंट कंपनी लिक्विडेटर को ओपन करना पड़ेगा। कंपनी लिक्विडेशन तो नाम बड़ा है अकाउंट का नाम, कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट अकाउंट। ये अकाउंट कभी ओपन करना पड़ेगा? अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन वो डिविडेंड अनपेड है, कोई पेमेंट नहीं किया या कोई रिसीव करने के लिए नहीं आया, 6 मंथ से वो मनी ऐसे ही पड़ा है, तो कंपनी लिक्विडेटर वो अमाउंट को शेड्यूल कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करेगा ये अकाउंट के नाम से, कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट अकाउंट। सो दिस इज वाइंडिंग अप अंडर कंपनीज एक्ट।